तो दोस्तों ये सवाल मेरे पास काफ़ी टाइम से लोगों का आता है कि मैं किन म्यूचुअल फंड्स में खुद इन्वेस्ट करता हूं। मैं लगातार आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता रहता हूं, स्टॉक्स के बारे में बताता रहता हूं। तो ये लगभग हर वीडियो में मेरे पास ये लोगों का सवाल आता है कि मैं खुद किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ को लेकर आपके साथ रख सकूं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग यहां पर मिल सके। तो सबसे पहले जिस फंड पे मैं बात करने वाला हूं जिसमें मैं काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूं वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड में मैं लगभग अपने पोर्टफोलियो का, अगर आप ओवरऑल देखेंगे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो का 40% के आसपास रेगुलर एसआईपी कराता हूं। तो एसआईपी में मेरा जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में रहता है वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड रहता है और इस फंड पे हमने बहुत सारी बात की है। क्यों ये मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ भी मैंने आपको बताई है। और इस फंड ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है, 20% के आसपास की रिटर्न दी है और एक कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग ये फंड हमेशा से रहा है और विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की ये फंड लगातार कोशिश करता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर जगह दी हुई है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम मिड कैप कैटेगरी में बात करते हैं तो मिड कैप कैटेगरी में मैं एक फंड में जिसमें पैसा लगा रहा हूं वो है मिराई एसेट मिड कैप फंड। तो ये फंड अगर आप देखेंगे सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है और जब से इसकी सिंस इंसेप्शन के लगभग आप देख सकते हैं लगभग मैं इस फंड में 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये फंड भी एक अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न्स मुझे यहाँ पर जनरेट करके दे रहा है और इस फंड की खासियत मुझे हमेशा से ये रही है कि एक तो ये विद इन मिड कैप कैटेगरी एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है और उसके बाद ये फंड भी एक मिड रेंज में रिस्क लेकर चलता है। अगर हम मिड कैप कैटेगरी के फंड्स की बात करते हैं तो मिड कैप कैटेगरी में ये मिराई एसेट का मिड कैप फंड मुझे एक काफी अच्छा फंड लगता है और रीजनेबल सारी चीजें यहां पर इसकी नजर आती है। चाहे हम एक्सपेंस रेशो की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि 3-4 साल पुराना ही ये फंड है और जो इसके फंड मैनेजर है उनके पास भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहां पर रहा है क्योंकि इसके अलावा मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जैसा जो एक काफी पॉपुलर फंड है इसमें इसके भी ये सेम फंड मैनेजर है तो वहां का जो एक्सपीरियंस है वो भी इस फंड के साथ जुड़ जाता है। तो एक अच्छा पॉजिटिव यहां पर चीज ये इस फंड के लिए यहां पर होती है। तो इस फंड में भी मैं यहां पर इन्वेस्ट करके चल रहा हूं और यहां पर भी मेरी एक रेगुलर एसआईपी जाती है जैसे कि हम एक्सिस स्मॉल कैप में बात कर रहे थे कि उसमें भी मैं एक रेगुलर एसआईपी कराते हुए चलता हूं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं मैं एक और मिड कैप कैटेगरी के फंड में पैसा इस वक्त लगा रहा हूं, उसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड। अब इस फंड के बारे में मैंने आपको हमेशा से एक चीज बताई है कि ये कभी टॉप 3 टॉप 4 में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स की कैटेगरी में फंड नहीं दिखता है, लेकिन ये एक ऐसा फंड है जिसमें आप मान सकते हैं मैं पिछले 6-7 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं और ये फंड हमेशा अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न है उससे बेटर रिटर्न यहां पर दे देता है। कम रिस्क लेता है, बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड नहीं है, कंसिस्टेंट फंड है जो एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट मेरे पोर्टफोलियो में यहां पर करते हुए दिखता है। तो ये फंड भी मैं एक लॉन्ग टर्म एसआईपी के तरीके से इस फंड में मैं एसआईपी करा रहा हूं। इसके अलावा चौथा फंड जिसमें मैं एसआईपी करा रहा हूं, इस फंड में मैंने लगभग अभी आप देखेंगे 6-8 महीने साल भर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू की है, वो है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। पराग पारिक म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको पता ही होगा, सिर्फ 2 इक्विटी फंड्स इनके पास हैं, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। तो मैं पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में यहां पर पैसा लगाता हूं। 2-3 रीजन है उसके। एक तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो काफी कम है और इंडियन कंपनीज में यहां पर जो ये पैसा इन्वेस्ट करता है ये मेजरली अपना पैसा वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो वैल्यू ओरिएंटेड पोर्टफोलियो मेरे, अगर आप अभी तक मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे 2 मिड कैप फंड्स हैं, एक स्मॉल कैप फंड है, लेकिन कोई ऐसा फंड नहीं है जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सके। तो इसलिए मैंने एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड के लिए इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है और इसका पोर्टफोलियो लगभग अगर आप इंडियन इक्विटीज की बात करेंगे पराग पारिक टैक्स से जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसके जैसा ही है। तो इसलिए मैंने इस फंड को ऐड किया हुआ है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो लोअर लेवल्स पे फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो वो एक प्रॉब्लम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ पिछले लगभग अब आप देख सकते हैं 1 साल से यहां पर हो चुकी है। और ये फंड अपनी कैटेगरी में ईएलएसएस फंड्स की कैटेगरी में
काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है पिछले 1 साल से। ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड यहाँ पर बना हुआ है। तो ये 4 फंड्स हैं जिनको मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। अब इसके अलावा मैं कुछ फंड्स में लमसम करता हूं, जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो मैं उन फंड्स में लमसम करके चलता हूं, जिनमें से एक तो आ जाता है ईटीएफ, निफ्टी 50 इंडेक्स का ईटीएफ। उसमें जब मार्केट 15,000 पे गई थी, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था 16,000, 15,000, 16,500, 17,000 तक के लेवल्स पे मैंने रेगुलर लमसम इस फंड में किया था। तो इस ईटीएफ में मैं लमसम करते हुए चलता हूं जब भी मार्केट में गिरावट आती है। अब मार्केट आप देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो मैं इस फंड में और कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ना मैं कभी एसआईपी इसमें कराता हूं और ना मैं खुद और कोई पैसा इसमें इन्वेस्ट करता हूं। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 1,000-1,500 पॉइंट गिरती है तो मैं कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक 100 ईटीएफ है, उसमें भी मैं लमसम रेगुलर बेसिस पे करता हूं। कब करता हूं? सिर्फ तब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं जब ये जो नैस्डैक 100 है ये 11,000 के लेवल्स के नीचे आता है। इसकी जो एनएवी है ये 90 के आसपास मुझे मिलती है। उस लेवल्स पे मैं नैस्डैक 100 में भी रेगुलरली उस टाइम पे लमसम करता हूं। अभी मार्केट यहाँ पर जो यूएस की मार्केट है वो काफी ऊपर आ चुकी है, 1-1.5 महीने में ही 15-20% की रिटर्न आ चुकी है। तो इसलिए मैं उसमें कोई फर्दर एडिशन इस मौके पर भी अभी नहीं कर रहा हूं। सिर्फ मैं तभी पैसा डालता हूं जब मार्केट गिरावट में आती है, इसकी एनएवी 90-89 के लेवल्स पे मुझे मिलती है, तो मैं रेगुलरली नैस्डैक 100 में भी पैसा डालता रहता हूं। एसआईपी वगैरह में यहां पर नहीं कराता हूं। और रिसेंटली मैंने 3-4 महीने पहले निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है उसमें जब बहुत ज्यादा गिरावट आई थी तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो टेक फंड है उसमें भी मैंने उस टाइम पे लमसम किया था। तो इन फंड्स में मैं सिचुएशन के हिसाब से लमसम करता रहता हूं। और 4 फंड्स ऐसे हैं जिनमें एसआईपी रेगुलरली चलाकर मैं यहां पर चलता हूं। मैं लार्ज कैप फंड में कोई अलग से एसआईपी नहीं कराता हूं, क्योंकि मैं ये चीज आपको बार बार बोलता हूं कि लार्ज कैप स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको इजीली रिटेल इन्वेस्टर्स पिक करके खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी वो लोअर लेवल्स पे आए हम खुद से पिक करके आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले 6 महीने में देखा है। अलग अलग हमने कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए मैं ये जो जितनी भी बड़ी कंपनीज है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, इनमें जब भी अभी बड़ी गिरावट आई थी उस टाइम पे इन्वेस्ट करके यहां पर मैं उनमें चल रहा हूं। तो इसलिए लार्ज कैप का कोई फंड मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखता हूं और ये कुछ पोर्टफोलियो है जो यहां पर मैं बनाकर चलता हूं। अब इसके अलावा दोस्तों मैं यहां पर एक चीज और करता हूं जो मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में भी बताई है। एसआईपी में ऐसा नहीं है कि मेरी जो 4 फंड्स में एसआईपी चल रही है मैं सिर्फ इनको एसआईपी को चलने देता हूं और इसमें कोई चीज नहीं करता हूं। जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो इन एसआईपी के ऊपर से मैं और पैसा लमसम में इन फंड्स में डालने की कोशिश करता हूं। स्पेसिफिकली एक्सेस स्मॉल कैप में मैं ज्यादा पैसा उस टाइम पे डालता हूं जब मार्केट में गिरावट आती है, या फिर मैं यहां पर जो मिड कैप फंड है उसमें पैसा डालता हूं लमसम में। तो ये करके मैं चलता हूं ताकि एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स यहां पर हमें मिल सके जब जब मार्केट में गिरावट आती है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स का, जिनमें मैं एसआईपी करा रहा हूं और उसके साथ साथ लमसम में किन फंड्स में किन सिचुएशन में कराता हूं। हालांकि मैंने अलग अलग वीडियोस में आपको बताया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने एक कंपाइल करके आपको बता दिया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों कि मेरे पोर्टफोलियो वाले कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में भी है और आपको क्या लगता है कि लार्ज कैप एक्टिव फंड पोर्टफोलियो में होना जरूरी है या नहीं है। और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बना रहा हूं। ये वीडियो किसी भी तरह की किसी भी म्यूचुअल फंड में या कंपनी में इन्वेस्ट करने की सजेशन नहीं है। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।